इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 की जिज्ञासा बुक के अध्याय 2 के प्रश्न उत्तर। और इससे पहले वाली जो भी वीडियोज हैं उनमें मैं इस चैप्टर को पूरा पढ़ के समझा चुका हूं, और इस वीडियो में करेंगे हम इस चैप्टर यानी अध्याय 2 के प्रश्न उत्तर। तो इसका पहला प्रश्न देखें पहले, यानी प्रश्न नंबर 1 है, यहाँ 2 प्रकार के बीज दिए गए हैं, आप इनके पौधों की जड़ों और पत्तियों के सिरा विन्यास में क्या अंतर पाते हैं। यानी कि हमें 2 प्रकार के बीज दिए हैं, गेहूं के बीज दिए हैं और राजमा के बीज दिए हैं। हमें बताना है इनकी जड़ों और पत्तियों के सिरा विन्यास में क्या अंतर है। तो यहाँ से उत्तर, ये उत्तर यहाँ लिख दिया जड़, और ये है पत्तियों के सिरा विन्यास में अंतर। जैसे क में है गेहूँ, तो गेहूँ की जड़ें कैसी होती हैं, गेहूं की जड़ें होती हैं झकड़ा जड़। कैसी जड़, झकड़ा जड़। और पत्तियों का स्रावन्यास कैसा होता है, ये होता है समांतर, यानी कि पत्तियों का स्रावन्यास हो जाता है समांतर गेहूं की पत्तियों का। खापे है राजमा, राजमा की जड़ कैसी होती है, मूसला जड़ होती है। कैसी जड़ होती है, मूसला जड़। और इसकी पत्तियों का स्रावन्यास कैसा होता है, ये होता है जालिका रूपी। कैसा होता है, जालिका रूपी स्रावन्यास। यानी ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। अब देखें प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 है, नीचे कुछ जंतुओं के नाम दिए गए। नीचे क्या है, कुछ जंतुओं के नाम दिए गए हैं, उनके आवास के आधार पर समूह बनाएं। हमें उनके आवास के आधार पर समूह बनाने हैं। चिन्हित खंड क में जलीय जंतुओं, यानी कि खंड क में हमें क्या करना है, जलीय जंतुओं के नाम लिखने हैं। और चिन्हित खंड ख में थलीय जंतुओं के नाम लिखिए। और जो खंड ख है ये वाला, इसमें क्या करना है, थलीय जंतुओं के नाम लिखने हैं। खंड ग में दोनों आवासों में रहने वाले जंतुओं के नाम लिखिए। और खंड ग में क्या करना है, दोनों आवासों में रहने वाले जंतुओं के नाम लिखने हैं, यानी कि वे जंतु जो जल में भी रहते हों और थल पर भी रहते हों, उनके नाम लिखने हमें ग में। तो इसका उत्तर है पहला क में कौन कौन से जंतु आएंगे, डॉल्फिन और व्हेल। यानी कि डॉल्फिन और व्हेल ये रहते हैं जल में, तो ये हो गए जलीय जंतु। ख में होगा घोड़ा, भेड़, गिलहरी, केंचुआ, कबूतर। ये सभी जंतु हैं थलीय जंतु, यानी कि ये सभी थल पर रहते हैं। ग में होगा, यानी इसमें आ जाएगा मेंढक, मगरमच्छ, कछुआ। मेंढक, मगरमच्छ, कछुआ ये तीनों जंतु ऐसे हैं जो जल में भी रहते हैं और थल पर भी रहते हैं, तो ये आ जाएंगे ग में। यानी ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। अब देखें प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 है, मनुकी माँ की एक शाक वाटिका किचन गार्डन है। मनुकी माँ की क्या है, शाक वाटिका है, यानी कि सब्जियों की कोई वाटिका है, किचन गार्डन। एक दिन वह मिट्टी से मूली उखाड़ रही थी। एक दिन क्या कर रही थी, मिट्टी से मूली उखाड़ रही थी। उन्होंने मनु को बताया कि मूली एक प्रकार की जड़ है। मूली क्या बताया, मूली एक प्रकार की जड़ है। एक मूली को ध्यानपूर्वक देखें। क्या करें, एक मूली को ध्यानपूर्वक देखें और लिखें कि वह किस प्रकार की जड़ है, और ये बताना है कि वो किस प्रकार की जड़ है। मूली के पौधों की पत्तियों में आपको किस प्रकार का स्रावन्यास दिखाई देगा। यानी कि मूली की पत्तियों का स्रावन्यास कैसा होता है, ये हमें बताना है। तो इसका उत्तर होगा, मूली एक प्रकार की मूसला जड़ है। मूली कैसी जड़ है, मूसला जड़ है, जिसकी एक मुख्य जड़ होती है। जिसकी क्या होती है, एक मुख्य जड़ होती है, जो पौधों के लिए भोजन का भंडारण करती है। उस जड़ का काम क्या होता है, उस जड़ का काम होता है भोजन का भंडारण करना। मूली के पत्ते जालिका रूपी स्रावन्यास प्रदर्शित करते हैं। मूली के पत्ते कैसे स्रावन्यास प्रदर्शित करते हैं, जालिका रूपी स्रावन्यास प्रदर्शित करते हैं। ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। अब देखें प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 है, पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्रों में पर्वतीय बकरी और मैदानों में पाई जाने वाली बकरी को देखें। यानी कि इस प्रश्न में पर्वतीय बकरी का चित्र दिया है और मैदान में पाई जाने वाली बकरी का चित्र दिया है, उसको आप अपनी बुक में देखें। उनके बीच समानताएं और अंतर बताएं। यानी कि पर्वतीय बकरी और मैदान में पाई जाने वाली बकरी के बीच हमें समानता बतानी है और अंतर बताने हैं। साथ ही यह भी बताएं कि
इन अंतरों के क्या कारण हैं और इन अंतरों के कारण भी हमें बताने हैं। तो इसका उत्तर है उनके बीच अंतर इस प्रकार है, यानी उनके बीच अंतर जैसे कि कुवड़ के आधार पर है, बाल के आधार पर है, पैर के आधार पर है, खुर के आधार पर है, सींग के आधार पर है। यहाँ है पर्वतीय बकरी और यहाँ पर है मैदान में पाई जाने वाली बकरी। तो सबसे पहले देखें कुवड़ के आधार पर। तो पर्वतीय बकरी में क्या होगा, इनमें कुवड़ होती है, यानी जो पर्वतीय बकरी होती हैं उनमें कुवड़ होती है जिसमें भोजन संग्रहित किया जाता है। यानी कि वो बकरियां क्या करती हैं, अपने भोजन को उस कुवड़ में संग्रहित कर लेती हैं। इस भोजन का प्रयोग कड़ाके की ठंड में भोजन की कमी के दौरान किया जाता है। यानी कड़ाके की ठंड में जब भोजन की कमी होती है तब वो इस कुवड़ वाले भोजन का प्रयोग करती है। अब है मैदानों में पाई जाने वाली बकरी। इसमें क्या है, इनमें कोई कुवड़ नहीं होती, यानी जो मैदानी बकरी होती हैं उनमें कोई कुवड़ नहीं होती। इनको खाना संग्रहित करने की आवश्यकता नहीं है, यानी इनको खाना संग्रहित करने की आवश्यकता नहीं होती, ज़रूरत नहीं होती। दूसरे नंबर पर है बाल, यानी बालों के आधार पर। तो पर्वतीय बकरी में क्या होता है, इनके पूरे शरीर पर लंबे बाल होते हैं, यानी कि जो पर्वतीय बकरी होती हैं इनके पूरे शरीर पर लंबे बाल होते हैं जो इन्हें कड़ाके की सर्दी में जीवित रहने में सहायता करती है। दूसरे नंबर पर है मैदान में पाई जाने वाली बकरी। तो इनके बाल छोटे होते हैं। इनके बाल कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। मैदानी इलाकों में सर्दी बहुत कम होती है, यानी कि पर्वतीय बकरियों के शरीर पर लंबे बाल होते हैं और मैदानी बकरियों के शरीर पर बाल नहीं होते हैं, छोटे बाल होते हैं। आगे तीसरे नंबर पर है पैर, यानी पैरों के आधार पर अंतर। इनके पैर छोटे होते हैं जो इन्हें पर्वतीय क्षेत्रों में आसानी से चलने में सहायता करते हैं। और मैदानी बकरियों में क्या होता है, इनके पैर लंबे होते हैं जो इन्हें मैदानी इलाकों में आसानी से चलने में सहायता करते हैं। आगे है चौथे नंबर पर खुर, यानी खुर के आधार पर अंतर। अब देखते हैं खुर के आधार पर। इनके खुर बीच में से कटे हुए होते हैं। इनके खुर कैसे होते हैं, बीच में से कटे हुए होते हैं जो इन्हें पेड़ की तरह चट्टानी सतह को पकड़ने में सहायता करते हैं। और मैदानी बकरियों में क्या होता है, इनके खुर समतल जमीन पर चलने के लिए पूरी तरह उपयुक्त होते हैं। अब सींगों के आधार पर इनके सींग घुमावदार होते हैं, यानी जो पर्वतीय बकरियां होती हैं उनके सींग कैसे होते हैं, घुमावदार होते हैं। और जो मैदानों में पाई जाती हैं उनके सींग कैसे होते हैं, इनके सींग सीधे होते हैं। ये तो हो गए पर्वतीय बकरी और मैदान में पाई जाने वाली बकरी में अंतर। आगे है अब है समानता। समानता यह है कि दोनों पर्वतीय और मैदान में पाई जाने वाली बकरी घास, पत्तियां आदि खाती है। यानी कि जो पर्वतीय क्षेत्रों में बकरियां पाई जाती हैं और मैदानी क्षेत्रों में बकरियां पाई जाती हैं, दोनों ही घास खाती हैं, पत्तियां खाती हैं, यानी ये शाकाहारी होती है, अर्थात शाकाहारी होती है। दोनों के खुर और सींग होते हैं, यानी दोनों के खुर भी होते हैं और सींग भी होती है। ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। अब देखें प्रश्न नंबर 5। प्रश्न 5 है, पाठ में चर्चा की गई विशेषताओं के अतिरिक्त किसी अन्य विशेषता के आधार पर निम्नलिखित जंतुओं के 2 समूह बनाएं। यानी कि जो चर्चा हम पाठ में कर चुके हैं उनके अतिरिक्त विशेषता हमें लेनी है। जैसे गाय है और यह है तिलचट्टा। तिलचट्टा यानी कॉकरोच, कबूतर, चमगादड़, व्हेल, कछुआ, मछली, टिड्डा और छिपकली। तो इनको हमें अलग अलग समूह में बांटना है। जैसे यहाँ कर दिया, इसका उत्तर हो जाएगा, इनको हम जन्म के आधार पर अलग अलग समूह में बांटेंगे। यानी कि एक तरफ लिखेंगे अपने बच्चे को जन्म देना, अंडे देना, यानी कौन से जंतु हैं जो बच्चे देते हैं और कौन से जंतु हैं जो अंडे देते हैं। तो इधर हो जाएगा गाय, व्हेल, चमगादड़। यानी गाय, व्हेल और चमगादड़ ऐसे जंतु हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। दूसरी तरफ हो जाएगा तिलचट्टा, कबूतर, मछली, कछुआ, टिड्डा, छिपकली। ये क्या करते हैं, ये बच्चे को जन्म नहीं देते हैं, ये अंडे देते हैं। ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। अब देखें प्रश्न नंबर 6। प्रश्न 6 है,
जनसंख्या के बढ़ते और मनुष्य द्वारा अधिक सुविधाजनक जीवन की चाह में विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की कटाई की जा रही है। यह हमारे आसपास के परिवेश को कैसे प्रभावित कर सकता है? आपके विचार से हम इस चुनौती का निदान कैसे कर सकते हैं? यानी कि मनुष्य दिन प्रतिदिन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगलों को काटता जा रहा है, तो इससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उसका निदान हम कैसे कर सकते हैं, उसका उपाय क्या कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा यहाँ से। इसका उत्तर होगा जंगलों की कटाई से हमारे परिवेश पर निम्नलिखित प्रभाव होते हैं। यानी कि जंगलों की कटाई से हमारे जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव होते हैं। सबसे पहले नंबर 1 है, यानी नंबर क, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव पड़ता है। पौधे हवा को ताजगी देते हैं। पौधे क्या करते हैं? हवा को ताजगी देते हैं, हवा को ताज़ा करते हैं। जंगलों की कटाई से ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होगी। अगर ज़्यादा जंगल कट जाएंगे तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी और ग्रीन हाउस की गैसें बढ़ जाएंगी। दूसरे नंबर पर है ख, जैव विविधता। दूसरा प्रभाव क्या पड़ेगा? जैव विविधता। जंगलों की कटाई से विभिन्न जातियों के जानवरों, पक्षियों और पौधों का नुकसान होगा। ये हो गया दूसरा नंबर, यानी दूसरा प्रभाव। आगे है तीसरा, यानी ग, वायु प्रदूषण। अगर जंगलों की कटाई होगी तो क्या होगा? वायु प्रदूषण बढ़ जाएगा। इसमें लिखा हुआ है जंगलों की कटाई से हवा में प्रदूषण की वृद्धि होगी, जो विभिन्न बीमारियों को जन्म देगी। यानी कि अगर वायु में प्रदूषण ज़्यादा होगा तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाएंगी। आगे है चौथा नंबर, यानी घ, जल चक्र। जंगलों की कटाई से वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन होगा। यानी अगर जंगल काट दिए जाएंगे तो वर्षा का जो पैटर्न है, जल चक्र है, वो भी प्रभावित होगा, जो कृषि उत्पादों को प्रभावित करेगा। यानी उससे क्या होगा? कृषि की जाती है वो भी प्रभावित हो जाएगी, फसलें प्रभावित हो जाएंगी। जंगलों की कटाई भोजन की कमी, भूमिगत जल स्तर में कमी और जल की कमी को जन्म देगी। वर्षा ऋतु में जहाँ भी स्थान मिले पौधे लगाएं। यानी इसका उपाय क्या होगा? वर्षा ऋतु में जहाँ भी जगह खाली मिल जाए, स्थान मिल जाए, वहाँ क्या करें? पौधे लगाएं। लकड़ी के उत्पादों का उपयोग करने से बचें। यानी लकड़ी के उत्पादों का जो प्रयोग है उसे कम से कम करें। बहुमंजिला इमारतों का निर्माण करें। पवित्र उपवन बनाए जाने चाहिए। वनों की कटाई को रोकने के लिए कानूनों को कठोरता से लागू किया जाना चाहिए। यानी कि जो लोग वनों की कटाई करते हैं उन्हें कठोर दंड देना चाहिए, ऐसे कानून बनाने चाहिए। लोगों को जंगल के महत्व के बारे में शिक्षित करें। और क्या करें? लोगों को जंगल के महत्व के बारे में बताएं कि जंगल हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 6 का उत्तर। अब देखिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न 7 है, फ्लो चार्ट का विश्लेषण करें। क्या करें? फ्लो चार्ट का विश्लेषण करें। इसमें क और ख के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं? जैसे सबसे पहले पौधा है, तो पौधा है हाँ। क्या इनमें पत्तियां हैं? क्या इनमें जो पौधे हैं उनमें पत्तियां हैं? तो ये इधर हो गया हाँ। क्या इनमें जालिका रूपी श्रवन्यास है? तो एक तरफ होगा खा में नहीं और का में होगा हाँ। तो इसका उदाहरण देना है। उत्तर क्या होगा इसका? यानी का के लिए हो जाएगा गुलाब। यानी कि इसमें जो जालिका रूपी विन्यास होता है किसमें? गुलाब में। और नहीं के लिए हो जाएगा गेहूँ। गेहूँ का पौधा हो जाएगा, यानी गेहूँ। ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का उत्तर। अब देखें इसका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न 8 है, राज अपने मित्र संजय से तर्क करता है। राज क्या करता है? अपने मित्र संजय से तर्क करता है। गुड़हल का पौधा एक झाड़ी है। गुड़हल का पौधा क्या है? एक झाड़ी है। संजय इसके स्पष्टीकरण के लिए कौन से प्रश्न पूछ सकता है? यानी संजय उसका स्पष्टीकरण करने के लिए कौन से प्रश्न पूछ सकता है? तो इसका उत्तर होगा संजय ने स्पष्टीकरण के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछे। कौन कौन से प्रश्न पूछे?
वह पौधे के समूहीकरण की विशेषताओं को जानता है। यानी वो जो पौधा है उसके समूहीकरण की विशेषताओं को जानता है। तो उसका पहला प्रश्न होगा, वह पौधे की ऊंचाई जानना चाहता है। क्या जानना चाहता है? पौधे की ऊंचाई जानना चाहता है। और हो जाएगा आगे, वह पौधे के तने के रंग के बारे में जानना चाहता है। तना कोमल, कठोर, मोटा, पतला कैसा है, यानी कि और वो क्या जानना चाहेगा, और उस तने के बारे में जानना चाहेगा कि उसका तना कोमल है, कठोर है, मोटा है, पतला है, यानी उसका तना किस प्रकार का है ये जानना चाहेगा। आगे है शाखाएं जमीन के समीप दिखती हैं, यानी कि आगे पूछेगा वो कि उसकी जो शाखा है वो जमीन के समीप दिखती है या तने और अधिक ऊपर, या फिर तने पर अधिक ऊपर दिखती है। ये प्रश्न वो पूछ सकता है। ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का उत्तर। अब देखें इसका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न 9 है, पाठ्य पुस्तक में दी गई तालिका में कुछ आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़ों के समूह के आधार पर इन पौधों के उदाहरण का पता लगाइए। जैसे पहला है, समूह क के पौधे में और क्या समानताएं हैं, और इसका दूसरा है, समूह ख के पौधे में और क्या समानताएं हैं। तो उत्तर क्या होगा? पहले का सरसों, गाजर, चुकंदर, और दूसरे का प्याज, घास, गेहूँ। आगे हो जाएगा, द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी श्रावविन्यास होता है। और बी पर होगा, एक बीजपत्री पौधों की पत्तियों में समांतर श्रावविन्यास होता है। ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का उत्तर। अब देखें प्रश्न नंबर 10। पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्र में बतख के नामांकन भाग को देखें। बतख के पंजों के अन्य पक्षियों की तुलना में आपको क्या भिन्नता दिखाई देती है? बतख अपने इस भाग का उपयोग करके कौन सी गतिविधियां करने में सक्षम होंगे? यानी कि इसमें हमें चित्र दिए हुए हैं, वो अपनी बुक में आप देख सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा भिन्नताएं। पहले भिन्नताएं, बतख के पैर जालीदार होते हैं। बतख के पैर कैसे होते हैं? जालीदार होते हैं। जब कबूतर के पैर मजबूत और लचीले होते हैं। कबूतर के पैर कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं और लचीले होते हैं। इनमें कोई जाल नहीं होता, यानी कबूतर के पैरों में कोई जाल नहीं होता है। आगे है, बतख के जालीदार पैर तैरने और चारों ओर चलने में सहायता करते हैं। बतख के पैर क्या करते हैं? बतख के पैर पानी में तैरने और चारों तरफ चलने में उनकी मदद करते हैं तथा जल में संतुलन बनाए रखने में भी सहायता करते हैं। और उनके पैरों से क्या होता है? उनका जल में संतुलन बना रहता है। यानी ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 10 का उत्तर। यानी इस अध्याय में 10 प्रश्न थे, 10 प्रश्नों के उत्तर हम दे चुके हैं। यानी कि ये अध्याय हमारा पूरी तरह हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।